मैं हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था। तभी एक कारों का काफिला आता है जिसमें से एक मोटा आदमी बाहर निकलकर अपने कुछ गंडों को लीड करते हुए मेरे फार्म के दरवाजे पर लात मारकर अंदर आता है। उस मोटे आदमी ने मुझसे कहा, ली तुम अभी भी कूड़े के साथ खेल रहे हो। टाउन ब्रॉडकास्ट में बताया था ये सिर्फ एक केमिकल लीक है, सब लोग पहले ही जा चुके हैं, सिर्फ तू अकेला बचा है। बेवकूफ, तू इस मनहूस पहाड़ पे अटका हुआ है। मैंने उस मोटे से कहा, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। मोटा मेरी बात सुन के हैरान हो गया। उसने कहा, क्या मतलब 3 मिनट बचा? लेकिन मैंने उस मोटे की बात पे ध्यान नहीं दिया और मैं अपने वेल्डिंग के काम पर लगा रहा जब तक वो खत्म नहीं हो गया। मैंने उस मोटे से कहा, 3 मिनट बाद वायरस यहाँ तक फैल जाएगा, अभी निकल यहाँ से। सड़क पर निकलेगा तो थोड़ा और जी लेगा। लेकिन मोटे के दिमाग में मेरी ये बात घुसी नहीं। वो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, टाइम वेस्ट करना बंद कर, ये फार्म मेरे नाम कर दे। मुझे पिग फार्म खोलना है अपने जैसे सुअरों के लिए। आई मीन ये तो नहीं बोलता वो, बट क्या फर्क पड़ता है। मोटे ने मेरी तरफ एक पेपर को फेंका और कहा, साइन कर इस पे, अगर नहीं करेगा तो तेरी शामत आ जाएगी। मैंने अपना रेंच उठाया, लेकिन तभी मोटे को किसी के चलने की आवाज आई। वो इधर उधर देखने लगा। तभी पीछे से उसके एक आदमी पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया। मोटा ज़ॉम्बीज़ को देखकर डर गया। वो कहने लगा कि ये कौन है? मैंने उसे कहा, ये तेरे बाप हैं। इस टाइम तक मोटा इतना ज्यादा डर चुका था कि उसने मुझसे अपने आप को बचाने के लिए कहा। उसके पास एक गाड़ी थी तो उसने मुझसे कहा, प्लीज मुझे यहाँ से निकलने में मदद कर। तो मैंने उस पर लात मारी। मैं अपने हार्वेस्टिंग व्हीकल पर बैठ गया क्योंकि मुझे पता था कि ये जगह सबसे ज्यादा सेफ है। सनसेट फार्म में तुम्हारा स्वागत है, फसल काटने का टाइम आ गया है, कुचल दो इनको। मैंने अपनी हार्वेस्टर को चलाना शुरू किया। उन आगे आने वाले ज़ॉम्बीज़ को नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो मेरे हार्वेस्टर के सामने आए और कुचल दिए गए। मोटा पीछे से ये सब देख रहा था। उसे ये देखकर काफी ज्यादा डर लग रहा था। तभी मुझे एक सिस्टम की आवाज आती है। सिस्टम ने मुझे बताया, मारे गए इन्फेक्टेड की गिनती 58 है। होस्ट डिटेक्ट हो गया। हैंड ब्रेक हार्वेस्ट कंप्लीट हुआ। अचीवमेंट डूम्सडे बंकर। और सिस्टम अब पूरी तरीके से चालू हो चुका है। मैंने अपनी सिगरेट पी और कहा, आखिरकार ये आ ही गया। ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद मैंने उस मोटे को कहा, गेट पर पड़ी उन लाशों को खींचकर कंपोस्ट पिट में डाल दे और हाँ, थोड़ा पानी पी लियो। मोटा मुझे मना नहीं कर पाया और उसने जैसा मैंने उसे बताया था वैसा ही किया। लेकिन काम को करते वक्त वो अपने आप में बड़बड़ाया, जब मेरे आदमी आएंगे तो मैं तुझे जरूर मारूंगा। उसकी इन बातों से अनजान मैं अपने सिस्टम पर बिजी था। मैंने सिस्टम का यूज करते हुए बेसिक हाइड्रोलिक स्टील वॉल ब्लूप्रिंट निकलवाया। ब्लूप्रिंट कंफर्म हुआ। स्टॉक में जरूरत के हिसाब से स्क्रैप मेटल मिल गया। 100 पॉइंट्स काटे जा रहे हैं। मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो रहा है। कंस्ट्रक्शन चालू होते ही जमीन जोर जोर से हिलने लगी। वो मोटा भी नीचे गिर गया। अचानक से बड़े बड़े मेटल की वॉल्स खड़ी हो गई। ये देखकर वो मोटा कहने लगा, क्या ये कोई ट्रांसफॉर्मर जैसा चक्कर है? मोटे की बात सुनकर मैंने उसे कहा, ओह तो तुमने इसे देख लिया, अब जाओ और जनरेटर को ऑन कर दो। वॉल को पावर होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मोटा मुझसे पूछने लगा, ली तू कोई अमर भगवान है क्या? मैंने मोटे की बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो मुझे इनसिग्निफिकेंट लगा। खैर, मोटा काम का आदमी है क्योंकि जो मैंने उसे बताया था वो उसने कर लिया था। अब वॉल में बिजली दौड़ रही थी, बट फूड स्टोरेज अभी भी एक इशू था। सिस्टम के एंटीवायरल बीज को उगने में टाइम लगेगा। मैं वॉच टावर के ऊपर बैठकर ज़ॉम्बीज़ पर निगरानी रख रहा था। तभी मैंने एक कार को देखा जो कि आकर मेरे गेट के सामने क्रैश हो जाती है। उस कार से एक लेडी बाहर निकलती है। उसके हाथ में एक बच्ची भी होती है। वो बच्ची को लेकर मेरे गेट्स की तरफ आती है और मुझसे रिक्वेस्ट करती है कि मैं दरवाजा खोलूं। उसकी बच्ची बोलती है कि मॉन्स्टर्स उनके पीछे हैं और मॉन्स्टर्स सच में उनके 100 मीटर करीब होते हैं। मैं उन्हें लाउड स्पीकर पे कहता हूँ, पीछे हटो, जो भी गेट के पास आएगा मारा जाएगा। सामने से वो लेडी घबराते हुए कहती है, मेरी बेटी को बुखार है, प्लीज उसकी मदद करो, मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया, ये प्राइवेट जमीन है, रेड क्रॉस नहीं। तभी एक ज़ॉम्बी उनके काफी करीब आ गया। वो लेडी अपने बच्चे को कस के पकड़कर बैठ गई। उसकी ममता देखकर मैंने एक एरो से उस ज़ॉम्बी को मार दिया और उस लेडी से कहा, मैंने कहा पीछे हटो। उस लेडी ने बताया, मैं एग्रीकल्चरल एकेडमी से एक डॉक्टर हूँ, प्लांट जेनेटिक्स में स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने गेट पर आलू के पत्तों को पर्पल होते देखा। वो फंगल इन्फेक्शन है ना? उस लेडी की बात सुनकर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे उसकी जरूरत है। तो मैंने उसे कहा, अपनी जैकेट उतारो, घूम जाओ, दिखाओ कहीं चोट तो नहीं लगी। तुम्हारी बॉडी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ वायरस से मतलब है। वो लेडी मेरी कंडीशंस के लिए मान जाती है। तो मैंने उन्हें अपने फार्म के अंदर आने दिया। तभी सामने से मोटा आया और मुझसे बोला, यो ली, ये लड़की मस्त है, एकदम स्मूथ स्किन, बॉडी चेक वाला काम मुझे करने दे भाई। उसकी इतनी बेकार बात पर मैंने उसका नाक तोड़ दिया और मैंने उसे अपनी गन से धमकाया एंड उसे बताया कि यहाँ इस फार्म पर सिर्फ मैं ऑर्डर देता हूँ।
दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुझे ज़ॉम्बीज़ के आगे फेंक दूंगा। अब मैं उस लेडी के पास गया और उससे पूछा, तुमने कहा तुम्हारे पास पीएचडी है? उसने कहा, हाँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे बैग में हैं। उसके बाद सुनकर मैंने उसे कहा, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं, मुझे रिजल्ट्स चाहिए, वहाँ डिलीवरी देनी है। तुम्हारे पास सिर्फ आधा दिन है और मुझे तुमसे रिजल्ट्स चाहिए। उस लेडी ने मुझसे टूल्स और पानी मांगा और बताया कि वो ये चीज जरूर करेगी, नॉट लाइक उसके पास और कोई ऑप्शन भी है। उसकी बात सुनकर मैंने उसे ब्रेड और पानी दिया एज एन एडवांस पेमेंट और उसे बोला, याद रखना, यहाँ पर तुम्हारी कीमत ही तुम्हारी जिंदगी और मौत तय करती है। ये कहकर मैं वहाँ से जाने लगा। जाते हुए मैं सोच रहा था कि अगर वो सच में काम की हुई तो सिस्टम के वो एडवांस्ड बीच बच सकते हैं। अब मैं अपने काम पर लग गया। हमें वेपन्स चाहिए थे। मैं सिक्योरिटी कैमरास पर भी नजर रखे हुए था। मुझे वेपन्स अपग्रेड करने में काफी घंटे लग गए। अचानक से सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आया, फार्म के अंदर हल्की सी दुश्मनी डिटेक्ट हुई है। मैं तुरंत समझ गया कि क्या होगा। इस कयामत में बहुत से लोग कुत्ता बनने को तैयार हैं, पर वफादार कुत्ते बहुत कम हैं। अभी कोई जल्दी नहीं है, इस चीज को बाद में देखते हैं। मीनवाइल फार्म के फूड प्रोडक्शन को लेकर वो औरत अभी भी काम कर रही थी। मैंने उसे फूड को बचाने का काम दिया था और वो औरत सच में बहुत ही ज्यादा मेहनती थी। उसके पास में ही उसकी बच्ची आधे ब्रेड को अपने हाथ में पकड़े हुए खड़ी थी। उसकी माँ उसके पास गई और उसे बोलने लगी, डुओ, थोड़ा बर्दाश्त कर लो, मम्मी इस मिट्टी को ठीक कर देगी, फिर अंकल हमें यहाँ रहने देंगे, फिर हमारे पास आलू कभी खत्म नहीं होंगे। तभी वो मोटा सुअर उस लेडी के पास गया। उसके हाथ में एक सॉसेज थी और वो डॉक्टर सू को ग्रीट करके कहने लगा, डॉक्टर सू, अभी भी मिट्टी में खेल रही हो? सू ने उसे बताया, वो फंगल विल्ट बीमारी है, ग्रे अल्कलाइन और काफी स्ट्रॉन्ग है, माइसेलियम को दबा सकता है, मिट्टी को ढीला करके हवा लगने से शायद ये बच जाए। सू ने उस मोटे को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मोटे के दिमाग में कुछ और खिचड़ी पक रही थी। वो सू से बोलने लगा, जो भी हो, लिहान को क्या पता है, खेती करना चोंगक्वी के पीछे घूमने जितना अच्छा नहीं है। टाउन में मेरी अच्छी पहचान है, ये सॉसेज ले, बस मुझे एक किस लेने दे। सू ने उसे तुरंत खुद से दूर धकेल दिया। दूर हट, मुझे हाथ मत लगा। गुस्से में आकर मोटे ने बेचारी बच्ची के हाथ से आधा खाया हुआ ब्रेड नीचे गिरा दिया और उस पर पैर रख दिया। सू की बेटी रोने लगी और ये देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। अपनी गन लेकर उस मोटे के पास गया और उससे कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रॉपर्टी के साथ छेड़खानी करने की? मोटा पूरी तरह से डर गया, लेकिन तभी इन्फेक्टेड पोटैटोज के लीव्स दोबारा ग्रीन होने लगे। ये देखकर मैं हैरान हो गया, ये कैसे हो सकता है? मैंने सू से कहा, तुम पास हो गई, अब से तुम इस टेस्ट फील्ड की इंचार्ज हो। और फिर मैंने सू को कुछ खाने के लिए आइटम्स दिए। तभी अचानक से मेरे फार्म के डोर्स पर एक आदमी ने दस्तक दी। वो चिल्लाकर बोलने लगा, क्या वहाँ और भी जिंदा बचे हैं? मैं टाउन में गाड़ियाँ ठीक करता हूँ। ये बात सुनकर मैंने मोटे को बोला, मेरे पीछे गेट तक आ। गेट पर पहुँचने पर हम उस आदमी से मिले जो कि मेरा हार्वेस्ट ट्रक देखकर दंग था। उसने मुझे बोला, हे भाई, वो कंबाइंड हार्वेस्टर, क्या वो तुमने मॉडिफाई किया है? बड़ा खतरनाक जुगाड़ है, पर इसका आगे का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। नॉर्मल ज़ॉम्बीज पर तो चल जाएगा, अगर किसी मजबूत हड्डी वाले स्टील स्कल वाले ज़ॉम्बी से टक्कर मारी तो तुम्हारा शाफ्ट टूट जाएगा। मैं उसकी स्किल्स देखकर इम्प्रेस था। मैंने उसे बोला, क्या तू इसे ठीक कर सकता है? वो हंसने लगा और बोला 50 मील के दायरे में पहिए वाली कोई भी चीज हो, अगर धुआं निकालती है तो मैं ठीक कर सकता हूँ। शियोंग ये संभाल लेगा। अगर मैंने इसे ठीक कर दिया तो मुझे सिर्फ खाना देना, मेरे ये हाथ आपके गुलाम। इस आदमी की बात सुनकर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसे ही स्किल्ड लोगों की जरूरत थी। तो मैंने जाओ चोंग उस मोटे को बोलकर इस मैकेनिक के लिए दरवाजा खुलवा दिया। लेकिन मोटे को ये नया मेंबर पसंद नहीं आया। वो खुद से बड़बड़ाया, बस एक भिखारी है जो भीख मांग रहा है, हमारे पास खुद खाने को पूरा नहीं है। शियोंग मेरे फार्म के अंदर आया। उसने मेरे फार्म का मुआयना किया और फिर मेरे हार्वेस्टर के पास चला गया। वाओ, टाइटेनियम सेरेटेड हाइड्रोलिक बूस्ट, लेकिन ये ठंडी हवा बहुत बुरी है। तूने वेल्ड किया है इसको? पक्का किसी अनाड़ी का काम है ये। मेरा पूरा ट्रक देखने के बाद शियोंग ने कहा, सॉलिड तो है, पर इसका स्ट्रेस पॉइंट ठीक से हैंडल नहीं किया गया, ज्यादा वाइब्रेशंस पर आसानी से टूट जाएगा। मैं उसके एनालिसिस को देखकर थोड़ा शॉक्ड था, लेकिन चेहरे पर नहीं दिखाया। मैंने शियोंग को बोला, अपनी औकात साबित करने के लिए तेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, और बस। फिर शियोंग अपने काम पर लग गया। उसने बहुत ध्यान से एक एक पार्ट को जोड़ा। बहुत मैकेनिकल तरीके से उसने मेरे हार्वेस्टर पर काम
किया और फिर 10 मिनट बाद वो बोला, एक बम्पर बार लगा दिया है, टॉर्क ठीक कर दिया है, अब ये मशीन सामने वाले उस बड़े पत्थर को काट सकती है पनीर की तरह। शियोंग के ये काम करते ही सिस्टम ने भी मुझे बता दिया हार्वेस्टर नंबर 1 की परफॉर्मेंस 15% बढ़ गई है। बधाई हो होस्ट। रिवॉर्ड में एक रेयर सर्वाइवर मिला है, एक एडवांस्ड मैकेनिक। सिस्टम्स यहाँ पर शियोंग की ही बात कर रहा होता है। अल्टीमेट मैकेनिकल मॉड गैरेज का ब्लूप्रिंट और साथ में 500 लीटर डीजल मिलता है। मैकेनिक ने अपना काम कर दिया था, तो अब बारी मेरी थी। मैंने मोटे को बोला, जाओ चोंग, जाकर मास्टर शियोंग के लिए खाना ले आ, 2 कैन मीट के, 1 बॉटल दारू। ये सुनते ही मोटा बोल पड़ा, ली बॉस, मैं यहाँ 3 दिन से हूँ, दारू की महक तक नहीं सूंघी मैंने। मोटे की ये बात सुनते ही मैंने उससे तुरंत पूछा, तू गाड़ी ठीक कर सकता है क्या? उसने सामने से जवाब दिया, नहीं मैं ड्राइवर हूँ। मैंने उसे समझाया, ड्राइवर तो हर जगह मिल जाएंगे, पर मैकेनिक अभी पांडा से भी ज्यादा रेयर है, जाके ले आ, ठीक है? ज्यादा सवाल जवाब मत कर। मोटे का मुंह बन गया, लेकिन उसे मेरी बात तो माननी ही पड़ी। आप बॉस हो, आपकी ही चलेगी, ये कहकर वो वहाँ से चला गया। कुछ टाइम बाद हम सब एक साथ डिनर टेबल पर बैठ गए। सिर्फ वो मोटा वहाँ पर नहीं था। शराब अच्छे अच्छे को पिघला देती है और इसीलिए मेरा मैकेनिक भी पिघल गया। उसने कहा कि ये है असली जिंदगी, दारू का गिलास उठाकर दारू पीते हुए। लेकिन तभी उसने एक शॉकिंग बात बोली, बॉसली, आपको अंदाजा नहीं टाउन में क्या पागलपन चल रहा है अभी। मैंने पूछा, टाउन में क्या हुआ? मैकेनिक ने बताया, एक वाइल्ड वॉल्फ गैंग घूम रहा है वहाँ। उन्होंने मेरी ऑटो शॉप पर कब्जा कर लिया है, गैस स्टेशन पर भी ताला लगा दिया। उनके पास शॉटगन्स हैं, कोई भी आदमी दिखे तो गोली मार देते हैं, औरतों को उठा लेते हैं। और जब मैं यहाँ आ रहा था तब पास की पहाड़ी पर एक चमक देखी मैंने, दूरबीन जैसी लग रही थी। शर्त लगा लो, उनकी नजर हम पर पड़ चुकी है। मैंने तुरंत जवाब दिया, सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर भी गंदगी भरी हुई है। मैं ऑलरेडी जानता था मोटा अपनी औकात दिखा ही देगा, और उसने वही किया। उसने वॉल्फ गैंग को वॉकी टॉकी से आधी रात को कांटेक्ट किया। हेलो वॉल्फ भाई। हाँ मैं बोल रहा हूँ। जाओ चोंग। हाँ मैं अभी जिंदा हूँ। सामने से मोटे को रिप्लाई आया, जाओ चोंग, तूने कहा था तू किसी फार्म पर है। मोटे ने बोला, वॉल्फ भाई, एक मस्त जगह मिली है आपके लिए, वहाँ बिजली है, मीट है, औरतें हैं और एक मॉडिफाई किया गया वॉर ट्रक है। जब मोटी बुद्धि वाला मोटा ये सब वॉल्फ गैंग को बता रहा था, तब तक ऑलरेडी मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर कर चुका था। मोटे की इस हरकत पर मैंने खुद से कहा, क्योंकि तू भेड़ियों को अंदर लाना चाहता है ना, मैं दरवाजा बंद करूंगा और इन कुत्तों को पीटूंगा। ये ले। अब आधी रात को मोटा चुपके से मेन गेट की ओर गया, जहाँ एक इलेक्ट्रिकल बॉक्स था गेट को खोलने के लिए। मोटे ने जैसे तैसे करके वायर को रिमूव किया, वॉल्फ गैंग को अंदर लाने के। कुछ ही दूर पर मोटे के कहने पर वॉल्फ गैंग वाले अपनी गाड़ियां लेकर मेरी ही तरफ आ रहे थे, एंड मोटा भी उन्हें देख लेता है। वो खुशी से खुद से कहता है, तुम लोग आखिरकार आ ही गए। अब कुछ आखिरी वायर्स बची थी जिन्हें मोटे को रिमूव करना था, लेकिन तभी मैंने अपना वॉच टावर के लाउड स्पीकर से अनाउंस किया, मेहमानों के लिए तेरा यही वेलकम सेरेमनी है क्या? मोटा ऊपर देखने लगा, वो बहुत शॉक था और वो फटी में बोला, प्लीज लिहान, तू अभी तक जाग रहा है? तभी वॉल्फ गैंग वाले भी मेरे गेट तक आ पहुंचे। उनके पास भी एडवांस्ड व्हीकल थी, लेकिन मेरी जितनी नहीं। वो लोग बाहर निकले अपने गन्स रिलोड करते हुए एंड मोटे को ढूंढने लगे। वॉल्फ गैंग वाले बात करने लगे, बॉस कहाँ गया वो निठल्ला आदमी? दरवाजा अभी भी लॉक्ड है, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। तो उन्हें गुस्सा आ गया। उनका बॉस गुस्से में चिल्लाया, साला मुझे पागल बना रहा है वो मोटा। वॉल्फ गैंग के इस टुकड़ी के बॉस ने अपने लड़कों को हमला करने को कह दिया। उसने कहा, इस मेटल गेट को तोड़ दो, सारे मर्दों को मार डालो, औरतों को उठा लो। और उस आदमी के इतने कहते ही वो लोग अपनी कार्स में बैठे और मेरे गेट पर बार बार टक्कर मारने लगे। लेकिन मैं भी अपनी एरोस के साथ तैयार था। दूसरी तरफ मैकेनिक भी मेरी मदद कर रहा था। सू और उसकी बेटी थोड़ा घबराए हुए थे, लेकिन मुझे यकीन था कि वो लोग डटे रहेंगे। यहाँ डटे रहो, पीछे मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए, लाइन मत तोड़ना। तभी मैंने मैकेनिक से एक्सप्लोजिव सेट करने को कहा एंड वो भी रेडी हो गए थे। मेरे मैकेनिक ने मुझे बताया, बॉस वो फ्रंट रीइंफोर्स्ड है, अगर वो लोग टक्कर मारते रहे तो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। मैंने मैकेनिक को शांत करते हुए बोला, इसीलिए मैंने तुझे बंदूक यूज करने से मना किया था, ज्यादा आवाज में चीजें छिप जाती हैं। अब जैसे ही वॉल्फ गैंग वाले दोबारा से मेरे गेट के करीब आने लगे, मैंने अपने एरो को छोड़ दिया, जो कि ठीक वहीं लगा जहां मैं चाहता था, एंड एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। वॉल्फ गैंग वाले जो गाड़ी में बैठे थे
वो लोग गाड़ियों से कूद गए और काफी ज्यादा डर गए। वॉल्फगैंग के मेंबर्स को समझ में आ गया कि मेरे पास भारी वेपन्स हैं, लेकिन उनका बॉस अभी भी हार नहीं मान रहा था। उसने अपने लड़कों को बोला, फैल जाओ और फायर करो। वो लोग अब अंधाधुन मेरी वॉल्स पर फायर करने लगे और कुछ तो चढ़ने की कोशिश करने लगे, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने अपनी इलेक्ट्रिक बैरियर को ऑन कर दिया और उन्हें जोर का झटका लगा। इस बीच मोटा भी यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। मीनवाइल वॉल्फगैंग वालों की हालत पतली हो गई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग पीछे हटेंगे। उन्हें समझ आ गया कि ये जाल है, लेकिन जैसे ही वो पीछे हटने की कोशिश करते, मैं उन पर हमला कर देता और उनके ट्रक्स को पंचर कर देता ताकि वो भाग ना पाए। आज उनकी शामत आई थी। मैंने उन्हें एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया था। मैंने अब अपने मैकेनिक को बोला, जो भी जिंदा बचे हैं उन्हें वापस ले आओ, और हमें मोटा मिल गया जो कि हमें देखकर रोने लगा। इन द एंड वॉल्फगैंग के जितने भी लोग मुझ पर हमला करने के लिए आए थे, उनमें से कोई भी नहीं बचा सिवाय एक के। खैर, मोटे की मुझे देखकर हालत पतली हो गई और वो मुझे सॉरी बोलने लगा। कहने लगा कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं होने देगा, लेकिन आगे से जब वो होगा तभी तो गलतियां होंगी। अब मैं उन सभी डिस्ट्रॉयड व्हीकल्स के पास गया। मैंने आसपास देखा और खुद से कहा, डिफेंस कामयाब रहा। तभी सिस्टम ने रिवॉर्ड्स कैलकुलेट किए। अब तक सुबह भी हो चुकी थी। वॉल्फगैंग के सारे डैमेज्ड व्हीकल्स हमारे पास थे। मैंने मैकेनिक को काम पर लगा दिया और वो अब इन सब व्हीकल्स पर काम करते हुए मुझे बोला, इस प्रोसीजर को देखो, अभी भी एकदम नया लग रहा है। वहाँ खड़े वो बेवकूफ लोग, क्या बर्बादी है। हे बॉस ली, उसने मेरी तरफ देखा और मुझसे बोला, ख्यालों में खोना बंद करो और मेरी मदद करो। इस बीम को पीछे खींचना है, मदद करो। तभी मैंने मैकेनिक को बताया, इन लोगों के पास बढ़िया हथियार हैं। इनके पास मैचिंग बैजेस भी हैं, मतलब इनका पूरा गैंग सिस्टम से चल रहा है। मैंने मैकेनिक को आगे बताया कि कल रात एक आदमी बचकर निकल गया था और इसीलिए वो लोग जल्द ही वापस आएंगे। मैं और मैकेनिक समझ गए थे कि मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई, बस टली है। मैकेनिक ने मुझसे पूछा, तो अब क्या करना है? मैंने उसे जवाब दिया, इस दुश्मनी को खत्म करना ही पड़ेगा। जीतने के लिए अपने दुश्मन और खुद को पहचानना जरूरी है। और मैंने अपना ट्रम्प कार्ड प्ले किया। सिस्टम ने मुझे बताया, बेसिक ड्रोन पेट्रोल बैटल शुरू, कीमत 500 पॉइंट्स। इस आइटम को देखकर मैं टेम्पटेड था। इसकी कीमत सिर्फ 500 पॉइंट्स थी और इसीलिए मैंने इसके ब्लूप्रिंट को खरीद लिया एंड इसे बिल्ड करवाना शुरू कर दिया। हम लोग टेक्नोलॉजी में इन बेवकूफों से काफी आगे थे। मैंने अपनी वॉच को देखा जो कि काफी ज्यादा एडवांस थी, बिल्कुल एक सिस्टम की तरह ही। मैंने कहा, चाहे वो कहीं भी छिपे हों, मेरा आसमान इन सबको ढूंढ निकालेगा। और इतना बोलकर मैंने अपने एक ड्रोन को उनके पीछे भेज दिया। मीनवाइल वॉल्फगैंग का बॉस अपने आखिरी बचे हुए आदमी के सामने बैठ उससे बात कर रहा था। उसके आदमी ने उसे बताया, उन लड़कों की कोई गलती नहीं है। वो फार्म बहुत डरावना और अजीब है। हर तरफ इलेक्ट्रिक फेंस और बॉम्ब बिछे हुए हैं। हमारा जरूरी आदमी स्कारफेस तो किसी को बिना देखे ही बॉम्ब से उड़ गया। उसका बॉस उसकी ये सारी बातें सुन रहा था। तभी वो हंसने लगता है और बोलता है, हाँ, और वहाँ हर तरफ खाना है। मुझे बारबेक्यू की महक आ रही थी। वहाँ बिजली की वजह से दिन जैसा उजाला है। उनके पास पावर है, खाना है और भारी हथियार है। लगता है हाथ में बड़ा शिकार लगने वाला है। और इतना कहकर वो अपने आदमी के पास गया और उसे मार दिया। उसने अपने बाकी सारे टीम मेंबर्स को बता दिया, मुझे निकम्मे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। अब जब स्कारफेस मर चुका है तो इसे तुम एक वार्निंग समझो। उसके बाकी के लोग उसे ये करता देख फटी में थे। उन्हें पता था कि उनके साथ भी ये चीज हो सकती है। उनके बॉस ने एक डरावनी हंसी के साथ बोला, मैं खुद जाकर उस जगह को तोड़ूंगा। अपने सबसे खतरनाक बंदों को बुलाओ। और वॉल्फगैंग के लोग हमारे खिलाफ अपने वेपन्स तैयार करने लगे। मीनवाइल मेरे फार्म में सू की बेटी ने अपनी माँ से एक सवाल पूछा, मम्मी क्या अब हम यहाँ रहेंगे? वो आदमी बहुत डरावना है। हाँ, वो मेरे बारे में ही बात कर रही है। लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया, वो डरावना इसीलिए है क्योंकि वो हमारी रक्षा कर रहा है। इस दुनिया में अच्छे लोग जिंदा नहीं रह सकते। तभी माँ बेटी की कन्वर्सेशन के बीच में मैं आ गया। मैंने सू को एक बॉटल दिया और उससे कहा, गेहूं उगने में कितना टाइम लगेगा? सू ने जवाब दिया, 3 दिन। हमारा पहला एंटीटॉक्सिन आटे का बैच तब तक मिल जाएगा। इसी बीच मैंने अपने वॉच पर एनिमी के भेजे व्हीकल्स देखे। तभी सू ने मुझे बताया, पर हमें पानी की जरूरत है, बहुत सारे पानी की। वीट बात की बात थी, पहले हमें एनिमी पर फोकस करना था। मैंने अपने लोगों को मीटिंग रूम में बुलाया। हम एनिमी पर अपने ड्रोन से नजर रखे हुए थे। हमने देखा कैसे एनिमी ने अपने व्हीकल के आगे एक आदमी को बांध रखा था। मेरे टीममेट्स ये देखकर हैरान थे। सू शॉक्ड होकर बोली, हे भगवान, ये जानवर। मेरे मैकेनिक ने बोला, इन्होंने लोगों को अपनी गाड़ियों के आगे बांध रखा है, ये तो बिल्कुल पाप है। बॉस, अगर हम शूट करें
या उनकी गाड़ियों को उड़ा दें तो पहले ये बेचारे लोग मरेंगे। मैं जानता था कि इसका मतलब क्या है। मैंने अपने लोगों को अपना डिसीजन सुनाया। वॉल्फ किंग और सबर नहीं कर सकता। सब लोग अपनी पोजीशन लो। मैं जानता था कि हम किसके अगेंस्ट हैं। भले ही वेपनरी में हमारे पास एक अपर हैंड हो, लेकिन मैं ऐसे ही सिविलियंस को नहीं मार सकता। मैंने अपनी टीम को बोल दिया, चलो इस फार्म को उनका कब्रिस्तान बनाते हैं। और अब मैं और मेरी टीम तैयारी करने लगे इस बैटल के लिए। मैंने अपनी टीम को कहा, इस बर्बादी में कोई मासूम नहीं है, सिर्फ मुर्दा या जिंदा हैं लोग। मैंने अपने मैकेनिक को बताया, जैंग ब्लैक हार्वेस्टर चालू कर। सू बच्चों को सेलर में ले जा। सू मेरी बात सुनकर घबरा गई। उसने मुझे रोकने की कोशिश की। तुम क्या कर रहे हो? मैंने उसे अपना जवाब दिया, अगर इनको बम्पर कार खेलना है तो मैं भी इनके साथ अच्छे से खेलूंगा। और मैं अपने हार्वेस्टर उर्फ टैंक में बैठकर आगे निकल गया। चलो चलें, हम आज हमला करेंगे। दूसरी तरफ वॉल्फ गैंग का लीडर अपने आगे एक ह्यूमन शील्ड लिए चल रहा था। उसने मुझे आगे आते हुए देखा, लेकिन वो रुका नहीं। उसका आदमी डर से बोला, छोड़ो मुझे। लेकिन दूर से देखते हुए उनके लीडर ने कमांड दिया, गाड़ी रोकना मत। मुझे नहीं लगता उसकी हमें टक्कर मारने की हिम्मत होगी। स्पीड बढ़ाओ, सीधे अंदर घुस जाओ। ये कहकर वॉल्फ गैंग का लीडर जोर से हंसने लगा। मैंने अपने आगे आते हुए वॉल्फ गैंग के ट्रक को देखा। मैं जानता था कि वो क्या सोच रही हैं, लेकिन किसने कहा मैं किसी को टक्कर मारने वाला हूँ। मैं सही मौके की तलाश में था और मैंने उनके ट्रक को अपने एक टेक्निक से गिरा दिया, फिजिक्स का यूज करते हुए। जो आदमी ट्रक के आगे वाले हिस्से पर था वो अलग कर दिया, जिससे वो आदमी बच गया। और फिर इस आदमी ने भी अपना बदला इन लोगों से ले लिया। तभी मुझे सिस्टम ने बताया, टारगेट मिल गया है, ली गैंग, कॉम्बैट रेटिंग ए, इलाइट। फॉरेन इसको अपने साथ मिलाने की रिकमेंडेशन है। दूर से वॉल्फ गैंग का लीडर अपने आदमियों से कहता है, निकम्मो हमला करो, जो भी इसे मारेगा उसे आधी सप्लाईज मिल जाएंगी। मैं और मेरा न्यूली रिक्रूटेड आदमी ली गैंग अपने सामने वॉल्फ गैंग को देखकर पूरी तैयारी कर लेते हैं। ये एक ब्लड बात होने वाला था। ली गैंग कहता है, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पर इनको नर्क में भेजने के लिए ये काफी है। हम लोग बिल्कुल तैयार थे। तभी मेरा मैकेनिक कहता है, बॉस हटो, ओल्ड ब्लैक के ड्रैगन श्रिम्प का स्वाद चखो। मेरे मैकेनिक ने हमारी एक स्मोक कैनन के यूज से हमारे कुछ एनिमीज को अंधा कर दिया। उन्हें सब कुछ दिखना बंद हो गया, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो अंधे हो चुके हैं। हम ऑलमोस्ट जीत चुके थे, लेकिन वॉल्फ गैंग के लीडर ने अपनी वो चाल चली जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। उसने आसमान में एक फ्लेयर चलाई और बोला, मीलों दूर से सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ आ जाएंगे। और अब वो अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से फरार हो गया। उसने चेतावनी दी कि वो वापस जरूर आएगा, अगली बार पूरी आर्मी यहाँ होगी। और अब वो थाउजेंड्स ऑफ ज़ॉम्बीज़ को मेरे फार्म की तरफ बुलाकर गायब हो गया। हजारों ज़ॉम्बीज़ की भीड़ हमारी तरफ आ रही थी, लेकिन अपने न्यू रिक्रूट और अपने काबिल लोगों के साथ मैं भी तैयार था। ली गैंग ने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और मुझसे कहा, ली अब तुम्हारा हुआ। मैंने उसे बोला, नए एम्प्लॉय ट्रेनिंग में तुम्हारा स्वागत है। हमने अपनी बंदूकें तैयार की। मैंने अपने मैकेनिक को बोला, लाशों का ढेर साफ करो। और उसने इशारा करते हुए बोला, ठीक है। अब इस फ्लेम थ्रोअर टावर का इंतजार नहीं होता। अब हमें ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए शाम हो जाती है। ली वॉल के ऊपर चढ़कर ज़ॉम्बीज़ पर फायर करते हुए कहता है, ये लोग तो बहुत ज्यादा हैं, कम से कम 3000 होंगे। तुम्हारी बंदूक खतरनाक है, पर ये लोग ढेर बनकर अंदर आ सकते हैं। हमारे पास बिल्कुल भी इतनी गोलियां नहीं है। ली की बात सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, किसने बोला हमें गोलियां चलानी है? मैंने एक बटन को प्रेस किया और दूसरी ओर मेरे मैकेनिक ने एक व्हील को घुमाया और बोला, आने दो, इन कमीनों को चखने दो वो दावत जिसे ओल्ड हे ने तुम्हारे लिए बनाया है। सिस्टम ने मुझे जो फ्यूल दिया था वो मैं इन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर फेंकने वाला था ताकि इन्हें बारबेक्यू कर सकूं। हमने ज़ॉम्बीज़ के ऊपर फ्यूल डाला और फिर मैंने अपने एरो पर फायर लगाकर इनके ऊपर शूट कर दिया, जिससे वो सारे ज़ॉम्बीज़ जलने लगे। मैंने उन जलते हुए ज़ॉम्बीज़ की तरफ देखा और कहा, ये तो बिल्कुल जिंदा मीम की तरह है। मैं ली के पास जाने लगा और मैंने उसे बताया, जली हुई जमीन, अगले साल बढ़िया फसल होगी। इस भयानक फाइट के बाद और अपने एक न्यू टीम मेंबर के साथ मैं और मेरी सारी टीम डिनर टेबल पर बैठे थे। तभी सू ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मैं थोड़ा डर गया। सू ने कहा, पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो चुका है। मिट्टी के अंदर की हर चीज अपनी जान बचाकर भाग रही है, इसीलिए हमें भी अपनी जान बचानी होगी और यहाँ से भागना होगा। सू की बात बिल्कुल सही थी और ये मुझे तब पता चला जब एक वाइल्ड चूहे का झुंड हमारे फ्लोर के नीचे आ गया।
जिससे जमीन हिलने लगी। सू की बेटी डर गई एंड उसने अपनी मम्मी को कहा कि जमीन क्यों हिल रही है। मैं तुरंत उठकर चेक करने लगा कि वजह क्या है और मुझे पता चला जमीन के नीचे कुछ है। मैंने बाहर की ओर देखा, बाहर हमारे व्हीकल के नीचे की जमीन भी हिल रही थी। तभी सिस्टम ने मुझे बताया लेवल 1 इमरजेंसी, बड़े बड़े लाइफ फॉर्म्स डिटेक्ट हुए हैं। लोकेशन सारे जमीन के नीचे वाले सेक्टर्स हैं। ये देखकर मैं घबरा गया और मैंने अपनी टीम को तुरंत छत पर जाने का ऑर्डर दिया। जल्दी करो, सब लोग ऊपर भागो। अचानक से धरती के अंदर से म्यूटेटेड चूहे निकले। उनकी आंखें लाल और साइज नॉर्मल चूहों से 10 गुना ज्यादा बड़ा था। उन्होंने मेरे फार्म की चीजें खराब करना शुरू कर दिया। हम जैसे तैसे छत के ऊपर पहुंचे। सू ने बोला दीवार ज़ॉम्बीज़ को तो रोक सकती है पर इनको नहीं रोक पाएगी, ये हम सबको खा जाएंगे। लिए जो तब से इन चूहों पर शूट कर रहा था उसकी गन ने भी जवाब दे दिया। उसने कहा मेरी गोलियां खत्म हो गई हैं। ली, क्या तुम्हारे पास कुछ और प्लान है? वो चूहे हमारी आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद कर रहे थे और मुझे पता था कि आगे क्या करना है। नॉर्मल हथियार किसी काम के नहीं थे। जो मैं आगे कर रहा था उससे अनाज के गोदाम पर आग लगेगी, लेकिन अब यही रास्ता बचा है। मैंने सिस्टम खोला और शॉप पर एक ऐसी चीज देखने लगा जिसके लिए मुझे 200 पॉइंट्स और चाहिए थे। सिर्फ वही एक पावर थी जो कि हमें बचा सकती थी। सिस्टम मुझे बार बार बोल रहा था सफिशिएंट पॉइंट्स नहीं है, क्या हाई इंटरेस्ट मोड चालू करें? मेरे लिए बहुत टफ चॉइस थी, लेकिन मैंने वो किया जो मैं कर सकता था। मेरे लिए अभी एक्सचेंज करो फौरन। मैंने डिसाइड किया कि मैं नीचे जाऊंगा, लेकिन तभी लेई ने मुझे रोक लिया। नीचे हर तरफ चूहे भरे पड़े हैं, वहाँ नीचे जाने का मतलब है सीधा मौत। मैंने लेई को समझाया अगर मैं वहाँ नहीं गया तो हम सब मारे जाएंगे। सुवान और बच्चों का ध्यान रखना। मैंने अपनी न्यूली ऑब्टेन स्किल यूज करने का सोचा और इस थंडरस्टॉर्म में नीचे कूद गया। चूहों ने मुझ पर अटैक करना शुरू किया और मैंने भी उनको पलटकर वार किया, लेकिन ये काफी नहीं था। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैंने सभी चूहों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और फिर सिस्टम की मदद ली। सिस्टम मैग्नेटिक पल्स कॉइल चालू कर दो। इस थंडरस्टॉर्म के मौसम ने मेरा साथ दिया और आसमान की बिजली की मदद से मैंने एक आर्क बनाई जो कि हाई वोल्टेज आर्क 100 मीटर्स को कवर कर रही थी और फिर एक ही झटके में सारे चूहे मर गए। मेरी टीम ये नजारा ऊपर से देख रही थी, वो भी दंग थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। उन्हें लगा ये कोई चमत्कार है। इस अटैक का असर मुझ पर भी हुआ था। मेरी हालत बहुत ही ज्यादा पतली थी, मेरे मुंह से खून निकल रहा था। ये बहुत ताकतवर है, लेकिन मेरे लिए ये करना जरूरी था। अब अगली सुबह होती है, तभी सिस्टम एक और नोटिफिकेशन भेजता है। अचीवमेंट खुल गया है, लॉर्ड ऑफ थंडर एंड स्नो। मेरा पूरा फार्म का नुकसान होता है। हर तरफ चूहों की ब्लैक डेड बॉडीज पड़ी थी। ये चूहों की बॉडीज की राख मेरे पूरे फार्म को कवर कर रही थी। तभी सू नीचे आई। उसने फार्म का मुआयना किया और बोला कमाल का है, इन चूहों की लाशें इस हाई वोल्टेज से राख हो गई हैं और ये बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक खाद बन गया है। इस वक्त मेरे मुंह पर पट्टियां लगी थी, लेकिन जैसे ही मैंने सू की बात सुनी मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उससे पूछा तो इसका मतलब ये बेकार जमीन अब सुपर फर्टाइल बन चुकी है। सू ने मुझे बताया आलू की बात छोड़ दो, अब मैं अब म्यूटेंट फ्रूट्स भी उगा सकती हूँ। जैसे ही सू ने मुझे ये बात बोली, सिस्टम ने मुझे एक और नोटिफिकेशन दी। इको ग्रीन हाउस मॉड्यूल खुल गया है, जीन एडिटिंग खुल गया है, अब फ्रूट्स एंड सब्जियों के फार्म्स बूम होने वाले हैं। इसे सुनकर मैं एक्साइटेड हो गया और मैंने बोला चलो चीजें उगाते हैं। इस जगह को कयामत के बाद सबसे बड़ा अनाज का गोदाम बना देंगे और हम फार्मिंग करना शुरू करते हैं। कुछ महीनों में हमारी वीट पक जाती है और सू, जिसे कि मैंने फूड से रिलेटेड सारा काम सौंपा था, वो वीट देखने जाती है एंड दंग रह जाती है। ये सच्ची में पक चुके हैं। ये अब तक का सबसे परफेक्ट गेहूं है जो मैंने कभी देखा है। वॉर से पहले होने वाले गेहूं से दुगना मोटा है ये। सू का ऑब्सेशन देखकर मैंने उसे टोका, ऐसे घूरते मत रहो। तभी मैंने थंडर को अलर्ट रहने को कहा। ओल्ड है, हार्वेस्टर स्टार्ट कर दे, आज जल्दी फसल काटनी पड़ेगी हमें। और हमने वीट हार्वेस्टिंग शुरू कर दिया। मैं हमारी सक्सेस को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखकर दंग था। वाह! तभी सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन आया। 5000 किलो टॉक्सिन रेजिस्टेंट गेहूं काटा गया है, हाई क्वालिटी फसल डिटेक्ट हुई है, 1000 पॉइंट्स का बोनस। पॉइंट्स की बात सुनते ही मैं समझ गया था मुझे आगे क्या बनाना है। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए अभी इसी वक्त आटे की चक्की और बेकरी खड़ी करी। आज रात हम ताज़ा ब्रेड खाएंगे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होना शुरू हुई, लेकिन सैडली हम अकेले नहीं थे जिसे कि हमारे इस फार्म एंड बेकरी के बारे में पता हो। दूर एक और आदमी था जिसे कि हमारे बेकरी की स्मेल आई। अपोकलिप्स के बाद ये पहली बार होगा जब किसी ने फ्रेश बेकरी की स्मेल ली हो, और वो आदमी हमारे फार्म में घुसना चाहता था। उसे बेक होने की खुशबू भी आ रही है। वो वही फार्म है
लेकिन तभी उसके साथी ने समझाया, पर उनके पास इलेक्ट्रिक फेंस लगी हुई है और बड़ी अजीब मशीन्स है वहाँ। यहाँ तक कि वाइल्ड वुल्फ गैंग के आदमी भी वहाँ मारे गए हैं। लेकिन भूख इंसान से क्या क्या करवाती है। इन लोगों ने डिसाइड किया तो हम सीधा वहाँ चलेंगे। इतना सारा खाना है, क्या वो गिनती के चंद लोग उसे बचा पाएंगे? ये बात फैला दो, सबको बता दो, सनसेट फार्म शिजुहू में है, वहाँ जाओ। तुम सबको स्टीम्ड ब्रेड खाने को मिलेगी। जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे और अफरा तफरी मचेगी, तब हमें खाने को मिल जाएगा। मीनवाइल मैं इस नई मुसीबत से अनजान अपनी टीम के साथ था। हम लोग अपने बेकरी के ब्रेड्स एंजॉय कर रहे थे। लेई ब्रेड खाते हुए बोला, अपनी लाइफ में ऐसी बढ़िया ब्रेड कभी नहीं खाई। बॉस, आपको फॉलो करके मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया। पेट पूरा भरा हो तो ताकत आ जाती है। मेरी टीम खुश थी, लेकिन तभी मैंने उन्हें बोला, कैमरास चेक करो, लगता है हमारे मेहमान एक दिन पहले ही आ गए हैं। अब हमें ज़ॉम्बी से भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस बार हजारों भूखे लोग मेरे फार्म के सामने खड़े थे। मैं इस सोच में था कि इन्हें क्या बोलूं। दूसरी ओर ये लोग मांग कर रहे थे, भाई साहब प्लीज थोड़ा खाना दे दो, थोड़ा सा पानी ही दे दो, हम 3 दिन से भूखे हैं। मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, प्लीज इन बच्चों को बचा लो। सुना है तुम लोगों के पास बहुत सारा गेहूं है, हमें भी थोड़ा बांट दो। क्या हुआ? मैं वॉल पर खड़ा होकर इन सब लोगों को देख रहा था। तभी सू मेरे पास आई और बोली, ये लोग बड़ी बुरी हालत में हैं, क्या हमें इनकी। सू की बात सुनकर मैंने उससे पूछा, हमें क्या अपना स्टोर खोलकर इन्हें खाना देना चाहिए क्या? तुम्हें सच्ची में लगता है कि अगर गेट खोला तो ये लोग कूद कूद कर तुम्हारी चटनी नहीं बना देंगे? लेई गैंग, जाओ गन टावर संभालो। मैंने इन लोगों से बात करने का डिसाइड किया। मैं वॉल पर खड़ा था। मैंने लाउड स्पीकर पर इन लोगों को बोला, सुनो, ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ये बस बिजनेस है। तभी इनमें से एक आदमी चिल्लाया और मुझसे बोलने लगा, सब भूखे मर रहे हैं और तुम्हें बिजनेस की पड़ी है, तुम्हारे पास दिल नहीं है क्या? मैंने तुरंत जवाब दिया, अगर खाना है तो लाइन में लग जाओ, मुझे वर्कर्स की जरूरत है। गड्ढा खोदने के लिए लोग चाहिए और पत्थर उठाने के लिए भी। दिन के 3 बंस मिलेंगे। अगर तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्किल है तो तुम्हें 5 बंस और एक पानी की बोतल मिलेगी। और अगर किसी ने मुफ्त में खाने की कोशिश की, लाल लाइन क्रॉस की, तो मार दिए जाओगे। काफी क्रूअल लग रहा होगा, लेकिन मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। मैंने सू को काम सौंप दिया इन लोगों का नाम और स्किल जानने के लिए। सू अपने काम पर लग गई। लोग लाइन लगाकर आने लगे। पहला आदमी आया। सू ने उससे उसका नाम और स्किल पूछा। आदमी ने अपना नाम बताया और फिर मैंने उसे पत्थर उठाने का काम दे दिया। फिर अगला आदमी आया। उसने बोला कि वो एक मिस्त्री है, तो मेरे मैकेनिक ने उसे टेस्ट किया। दिखाओ कितनी जल्दी चुनाई कर सकते हो। जैसे ही उस आदमी को मैंने चुनाई करने के लिए टूल्स दिए, वो आदमी मना करने लगा कि ये टूल्स उसे यूज करने नहीं आते हैं, और फिर मेरे मैकेनिक ने उसे भगा दिया। यहाँ पर बात साफ थी, तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तो मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी रिक्वेस्ट पे रखा जा रहा है। इस भीड़ में 2 शातिर लोग भी थे जिन्होंने ही ये प्लान बनाया था। ये लोग आपस में बात कर रहे थे। देख रहे हो ना, ये औरत बहुत ही नरम दिल की है। सीधा अंदर घुसो और इसको और इसके बच्चे को पकड़ लो, सारा खाना अपना हो जाएगा। दूसरे आदमी ने पूछा, कब तक अटैक करना है? पहले वाले आदमी ने जवाब दिया, खाने के वक्त। देखा, इसीलिए मैंने पहले ही सू को समझा दिया था। खैर, सारे वर्कर्स को मैंने अपने फार्म पे काम पर लगा दिया था। सब मेहनत से खड्डा खोद रहे थे। तभी उनके लिए खाना आया, लेकिन इस खाने के लिए कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। कुछ वर्कर्स कंप्लेन करने लगे कि दूसरे वर्कर्स को पहले खाना क्यों मिल रहा है, हमें भी खाना चाहिए। उस औरत ने कहा था यहाँ सबके लिए खाना है। ये आदमी चुपके से सारा खाना दबा के बैठा है। चलो सब अंदर घुस के इसे छीन लेते हैं, ये हम सबको थोड़ी रोक लेंगे। और ऐसे ही ये लोग हमारे बेस के अंदर आने लगे। वो लोग नंबर्स में काफी ज्यादा थे। सू ये देखकर बोली, ये अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ली गैंग, गोली मत चलाना, उनमें बच्चे और बूढ़े लोग हैं, हम मजबूर थे। लेई भी ये नहीं करना चाहता था। बॉस, मैं नहीं चलाऊंगा, मुझसे ट्रिगर नहीं दबाया जा रहा। आम आदमियों पर गोली कैसे चलाऊं? पर ये रेड लाइन पार करने वाले हैं। अपनी टीम की ये हालत देखकर मैंने उन्हें बोला, तुमसे किसने कहा उन्हें मारने को? ऐसी ही सिचुएशन के लिए मैंने इस मेथड को रखा था। मैंने अपना एंटी रायट ड्रोन स्क्वाड ओपन कर दिया। भले ही उन पर नंबर्स हो, लेकिन मेरे पास टेक्नोलॉजी है। मैंने ड्रोन्स छोड़ दिए। अब जितना रोना है रो लो आराम से। मेरे ड्रोन्स ने उनके ऊपर टीयर गैस फेंक दी, जिससे उनकी आंखें जलने लगी। ये लोग रोने लगे और फिर वहां से भाग गए। कुछ ही टाइम में सभी को रियलाइज हो गया कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। वर्कर्स से मैंने दोबारा काम कराना शुरू किया,
लेकिन इस बार खुदाई का काम करवाते वक्त मेरी नजर एक आदमी पर गई। सबकी आंखों में जलन हो रही थी, पर तुम बिल्कुल ठीक हो। मैंने उस आदमी की आंखें चेक करी और मुझे पता चला कि ये आदमी पूरी तैयारी करके आया है। मैंने उससे कहा, तू पूरी तैयारी करके आया है? फिर मैंने उसकी चेकिंग करी और अचानक से उसके कपड़ों से एक मैप निकलता है। तेरी किस्मत अच्छी थी जो तूने मेरे गन टावर का ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ लिया। उस मैप से मुझे पता चला कि ये आदमी वाइल्ड वॉल्फ गैंग के बचे हुए मेंबर्स में से है। मैंने अब उस मैप को अपने साथ ले लिया। अपनी टीम के साथ अब मैं मीटिंग कर रहा था, क्योंकि मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इसके पीछे कौन है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि उन्होंने सिर्फ गिनती के बंदे भेजे हों हमसे डील करने के लिए। जो ये आदमी मुझे अभी भी मिला था उसका नाम फॉक्स था। मैं समझ गया था कि फॉक्स असली मास्टरमाइंड है और इसका मतलब ये है कि इनकी आर्मी यहीं आसपास है। लेई ने मुझे बोला क्या हमें इस लोमड़ी से पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन मैंने उससे कहा कोई जरूरत नहीं है, एकदम ढीठ बंदा है ये, अपना मुंह नहीं खोलेगा, उसे खुद ही भौंकने दो। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने सू से कहा, तुम सुबह सुबह इस लोमड़ी को थोड़ा पानी दे आना। सू ये सुनकर कंफ्यूज हो गई। उसने मुझसे कहा, तुम फॉक्स को जाने दे रहे हो क्या? मैंने सू को बोला, मैं चाहता हूँ कि गलती से इसको ये बता दो कि हमारी गोलियां खत्म हो गई हैं। मेरे ये कहते ही लेई मेरा प्लान समझ जाता है एंड वो कहता है, हमें इनको फंसाने के लिए एक नाटक करना है ना? मैंने उससे कहा, बिल्कुल, हमें एक एक्ट करना होगा। अब अगली सुबह सू फॉक्स को पानी देने जाती है। बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग सू एक्ट करती है, ये लो पानी पी लो थोड़ा। वो पागल आदमी, आखिरी गोलियां भी कल रात निकाल दी उसने। अगर अब तुम्हारे आदमी आए तो सच में मैं उन्हें नहीं रोक पाऊंगी। मैं यहाँ मरना नहीं चाहती। ड्रोन का स्प्रे भी कल रात खत्म हो गया। अब इस फार्म में बस खाली डब्बा बचा है। सू की बात सुनकर फॉक्स समझ जाता है कि उसे आगे क्या करना है। उसे सू की बातों पर बिल्कुल यकीन होता है। पता नहीं क्यों, शायद इसीलिए क्योंकि जब वर्कर्स को रिक्रूट किया जा रहा था तो सू सबसे ज्यादा काइंड थी। एंड क्या पता इससे उसने ये भी डिड्यूस कर लिया हो, सच ही बोलती है। खैर, सू के ये सब बताने के बाद जैसा मैंने प्लान किया था उसी के अकॉर्डिंग फॉक्स फार्म से भाग निकलता है एंड अपने ग्रुप से मिलता है एंड वो उन्हें एग्जैक्टली वही बताता है जो हमने प्लान किया था। जाकर बॉस को बता दे वो लड़का नाटक कर रहा है। उनके पास ना कोई गोली बची है और ना ही गैस बचा है। उस लेडी डॉक्टर ने खुद मुझे ये बताया, हम आज रात को अंदर घुसेंगे। जिंदगी का एक बढ़िया मौका है ये। जो सोचा था वही हुआ। हम ये सब कुछ देख रहे थे। लेई ने मुझे बताया, बॉस मुर्गी जाल में फंस चुकी है, वो दौड़ कर जा रहा है। अब वक्त था प्लान को आगे बढ़ाने का। मैंने लेई को बोला, जाओ उन सभी रेफ्यूजीज और वर्कर्स को एक साथ इकट्ठा कर लो। जाकर उनको बता दो अगर आज रात सब डटे रहे तो उन्हें स्टीम्ड बन्स खाने को मिलेंगे और गर्मा गर्म ब्रेस्ड पॉर्क मीट भी मिलेगा। दूसरी ओर वॉल्फ गैंग बिल्कुल हमारे बिछाए जाल के लिए आ रहे थे। फॉक्स खुद अपने बॉस के साथ गाड़ी में बैठकर हमारे बेस की तरफ आ रहा था। वो अपने बॉस से कहता है, बॉस बस पास में ही है वो नाला, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही खोदा है, वो उसमें पानी नहीं है, गाड़ियां आराम से उसके ऊपर से चलकर जा सकती हैं। फॉक्स का बॉस उसे कहता है, अगर तेरी ये खबर गलत निकली तो सबसे पहली गोली मैं तुझे मारूंगा। लेकिन फॉक्स को पूरी उम्मीद थी कि सू ने उसे झूठ नहीं बोला होगा। चमड़ी साला। वो कहता है, टेंशन मत लीजिए बॉस, वो लेडी डॉक्टर फट्टू है, उसमें झूठ बोलने की हिम्मत कहाँ। हम भी बड़े चालाक थे। हमने फार्म की सारी लाइट्स ऑफ कर रखी थी ताकि उन्हें कुछ दिखे ही ना और वो बेवकूफों की तरह आगे आ रहे थे। लाइट्स ऑफ देखकर हमने जो रिएक्शन एक्सपेक्ट किया था वही रिएक्शन वॉल्फ गैंग के बॉस से मिलता है। वो गाड़ी से बाहर निकलता है एंड आसपास देखने लगता है। वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, उनमें लाइट जलाने तक की हिम्मत नहीं है, दोस्तों हमला करो। लेकिन जैसे ही वो मेरे ब्लास्ट रेडियस में आते हैं मैं लाइट्स ऑन करवा देता हूँ। मैं एक चेयर पर बैठा था और मेरे हाथ में एक रिमोट था। उन्हें देखकर मैंने उन्हें कहा, गुड इवनिंग। जैसे ही वो क्लोज आए हमने एक ब्लास्ट किया जिसके इम्पैक्ट से उनकी सारी गाड़ियां हमारी आंखों के सामने नीचे गिर गई। ऑलराइट गाइस, दिस वाज इट। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर तुम इस वीडियो पे 250-300 कमेंट्स कर देना और हाइप कर देना हो सके से, तो मैं ले आऊँगा इसका नेक्स्ट एपिसोड। एनीवेज, सुबह के 4:30 बज रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ओके भाई, दिस इज़ एनिमे शुभ साइनिंग ऑफ।